दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 3 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर विस्फोट कर गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर दमकल विभाग ने 2 वाटर टेंडर, 3 वाटर ब्राउजर और 1 ब्रीथिंग सपोर्ट यूनिट भेजी। बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त वाहन भी मौके पर तैनात किए गए। दमकल अधिकारियों के अनुसार सुबह 5:05 पर मेक 4 कॉल घोषित की गई और कुल 9 दमकल वाहन आग बुझाने में लगाए गए। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। राहत कार्य के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल से लगभग 70 वर्षीय सीता देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में किसी अन्य के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो कालकाजी गोविंदपुरी के पास रेस्टोरेंट में यह भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि 3 एलपीजी सिलेंडर भी इस आग लगने की वजह से ब्लास्ट कर गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं 70 वर्षीय महिला को सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। फिलहाल आग के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल में अगर किसी तरह की कोई लापरवाही आती है तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो कालकाजी गोविंदपुरी के पास ये रेस्टोरेंट है जिसमें आग लग गई और आग लगने से माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आग लगने की वजह से हुआ है। हालांकि फ़िलहाल जांच पड़ताल की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कालकाजी गोविंदपुरी के पास ये अग्निकांड देखने को मिला है जहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली जिसकी वजह से वहां पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ ये लगातार दिल्ली में जो अग्निकांड हो रहे हैं इसकी जवाबदेही आखिरकार किसकी है। सवाल ये है कि आग अग्निकांड पर क्यों नहीं प्रशासन जो है वो रोकथाम कर पा रहा है। दरअसल दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार को सुबह जो है वो भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि 3 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर विस्फोट किए गए हैं इसमें, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर दमकल विभाग ने 2 वाटर टेंडर, 3 वाटर ब्राउजर और 1 ब्रीथिंग सपोर्ट यूनिट भेजी थी, जिसके बाद स्थिति को गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त वाहन भी मौके पर तैनात किए गए। दमकल के अधिकारियों के अनुसार सुबह 5:05 पर एक मैक 4 कॉल घोषित की गई थी और 9 दमकल वाहन आग बुझाने में लगाए गए थे। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, मगर जबकि कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी रहा। राहत कार्य के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल जो है वो लगभग 70 से 75 सीता देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में किसी की अन्य हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति का स्पष्ट हो पाएगा कि यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो आवश्यक कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार लगातार ये अग्निकांड जो है ये कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर जब देखा गया और यहाँ कई सिलेंडर इसकी चपेट में आए और ये सारी चीजें जो हुई, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जवाबदेही है कि आखिरकार इस तरीके की अग्निकांड लगातार दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और बड़े बड़े दुर्घटनाओं से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं प्रशासन। बिल्कुल। और अजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि इस पूरे अग्निकांड की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर आग लगने के क्या कारण रहे और उसके बाद जो भी
कारण निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अगर कोई लापरवाही निकलकर सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं इतनी तेज़ी के साथ क्यों बढ़ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि दिल्ली में और NCR में अगर बात की जाए तो एक अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके तहत तमाम जो कमर्शियल प्लेसेस हैं वहाँ पर इस अभियान के तहत छानबीन की जा रही है कि कोई ऐसी जो आग, जिन घटनाओं की हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई घटनाएं होने के लिए किसी तरह की वहाँ पर लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, कमर्शियल जो भी संस्थान है वहाँ पर किसी तरह के मानकों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, उसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर ये मकड़ी जाल जो है, होटल, रेस्टोरेंट, तमाम ऐसी चीजें जहाँ पर बिना NOC के चीजें संचालित की जा रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को एक अभियान चलाना चाहिए कि आखिरकार एक इलाके में कितनी एक्टिविटी जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, क्या वहाँ पे NOC है, क्या वहाँ पर अग्नि सुरक्षा के मानक है, क्या वहाँ पर किसी तरीके का कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इसकी भी कहीं ना कहीं एक वहाँ पर अभियान जो है वो चलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारियों को ये देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में कितने ऐसे अवैध होटल, रेस्टोरेंट, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं आग लगने का खतरा जो है वो ज्यादा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर जोर डालना चाहिए प्रशासन को और एक अभियान जो है वो चलाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची, 70 वर्षीय महिला को भी सुरक्षित निकाला गया है और आग के कारणों की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और अधिकारियों का ये कहना है कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही निकलकर सामने आती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि कालका जी के पास एक रेस्टोरेंट में यह आग लगी है। कालका जी गोविंदपुरी के पास ये रेस्टोरेंट था जिसमें यह आग लग गई और तेज़ी के साथ आग फैली, जिसके चलते 3 LPG सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ITI कॉलेज के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मंत्री ने कांवड़ यात्रा को आस्था का विषय बताते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न न डालें। कांवड़ मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी जो पहचान है उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में कांवड़ मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंत्री ने नगर में नालों की सफाई को लेकर कहा कि बारिश से पहले सफाई कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से सफाई कराई जाती है। 12 साल पूरे हुए केंद्र सरकार के। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, ये सबसे बड़ा उनका कार्यकाल है। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें दीर्घायु करें और देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ी है, यानी 11वें नंबर से हम लोग 4थी अर्थव्यवस्था बने और भविष्य में ये 30वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम विकसित भारत 2047 बनाने की तरफ आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व निर्देशन हमें मिलता है। वहीं मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने शनिवार को रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर किसानों और मजदूरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने घोषणा की कि संगठन आगामी 2 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगा। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में पूरन सिंह ने क्षेत्र से गुजरने वाली काली और हिंडन नदी के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नदियों के प्रदूषण के कारण आसपास के लोगों में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जबकि
जबकि प्रदूषण नियंत्रण के दावे केवल कागजों तक सीमित है। उन्होंने किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध न होने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि खाद की कमी से फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन ने कई गाँव में वर्षों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग की। इसके अलावा भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर फूंकने, जर्जर बिजली लाइनों और बार बार होने वाले फॉल्ट से ग्रामीणों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन ने नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और वहां कार्यरत कर्मचारियों की कार्य स्थितियों की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की। देखो, प्रेस वार्ता आने वाली 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन है। पश्चिम के लगभग सभी जिलों में ये आंदोलन होगा। 2 जुलाई को 10 बजे से आंदोलन शुरू होगा और जब तक समाधान नहीं होगा, संबंधित अधिकारी बात नहीं करेंगे और समाधान नहीं करेंगे, इस बार ये आंदोलन सभी जिलों पे निश्चितकालीन चलेगा। देखो, यूरिया आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मसला है वो यूरिया खाद का मसला है, जिसे प्राइवेट गोदामों में पकड़ा जा रहा, लेकिन सरकारी गोदाम खाली है। किसानों को दिया नहीं जा रहा, लेकिन प्लाईवुड में वो भरपूर मात्रा में है। सरकारी गोदाम पे जाओगे खाद नहीं है, प्राइवेट दुकान पे जाओ खाद उपलब्ध है, 1000 की दवा लो, तो किसान का शोषण हो रहा। हिंडन और काली जो नदी कभी जीवनदायिनी नदी जिन्हें कहते हैं, आज उनसे गांव देहात जिले सब कैंसर से पीड़ित हैं। ये एक बड़ी समस्या है। एक उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो सरकारों के द्वारा सड़कें बनाई गई और जो जमीन खुसी गई, मैं नहीं कहूंगा कि वो अधिग्रहण के तहत ली गई। पिछले इतने वर्षों में सर्किल रेट बढ़ाया नहीं, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया तो पुराने सर्किल रेट पे जमीन खोस ली गई और आज वो किसान उन सड़कों पे चढ़ भी नहीं सकता। वहीं मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के धोलरी गांव में दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने गांव के प्रधान और उसके पुत्र पर दुकान में घुसकर मारपीट करने, साथ ही 1,07,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। पीड़ित के अनुसार आरोपी दबंगों ने दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के 2 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग दुकान के अंदर हंगामा और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लूटी गई रकम बरामद करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर घटना की सत्यता और आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दोका गांव में नाबालिग बेटी से कथित छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत से नाराज दबंगों ने शराब के नशे में पीड़ित पिता और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दबंग पक्ष ने उन्हें निशाना बनाया और घर पहुंचकर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में कुछ लोग पीड़ितों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। पीड़ित पिता अहमदगढ़ थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि घटना की शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। परिवार का आरोप है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद भी दबंगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में मरम्मत के लिए दी गई एक सेफ अलमारी से सोने के आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है। धौलाना निवासी कासिम राजा ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी लोहे की शेफ यानी कि अलमारी मरम्मत के लिए कस्बे के एक कारीगर के यहाँ रखवाई थी। परिवार के अनुसार अलमारी में विवाह से संबंधित कीमती सोने के आभूषण और अन्य सामान सुरक्षित रखा गया था। आरोप है कि मरम्मत के दौरान अलमारी के लॉकर का ताला खोला गया। बाद में जब अलमारी वापस मिली और उसमें रखे सामान का मिलान किया गया तो कुछ डिब्बे बदले हुए मिले, साथ ही कई सोने के आभूषण कम पाए गए। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने संबंधित व्यक्ति से जानकारी मांगी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मामला चर्चाओं में आ गया है। पीड़ित परिवार ने गायब बताए जा रहे आभूषणों की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है, मामले की जांच कराई जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारी सहपरिवारी मिस्त्री जफरुद्दीन के वहाँ धौलाने ठीक होने के लिए गई। उसमें वो टूटी हुई थी, उसमें हमारी चीज़ थी, हमारे घर वालों को पता नहीं था।
उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन करके बताया कि सैफलवारी रिपेयरिंग के लिए चली गई। मैंने कहा कि उसमें मेरी चीज़ थी और उसमें जाकर देखा तो मेरी ये डिब्बे बदले हुए थे। और मेरी आधी चीज़ तो दे दी चांदी की और सोने की उन्होंने रख ली। सोने की जो 2-3 चीजें दी हैं वो चांदी की चीजों में मिक्स थी, मतलब वो उन्हें नहीं नजर आई। जो सोने का डिब्बा था वो सेट का वो उन्होंने रख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज मुझे दी जाए। सर सैफ अलमारी रिपेयर करने के लिए जो जफरुद्दीन मिस्त्री हैं धौलाना के, उनके यहाँ हमने सैफ अलमारी रिपेयरिंग के लिए भेजी। तो रिपेयरिंग के लिए यहाँ से तकरीबन उन्होंने ही कोई गाड़ी वाला भेजा। वो 12 बजे करीब यहाँ सैफ अलमारी लेके गया। तो 1 बजे करीब मुझ पर फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, आपका जो सामान कुछ सैफ अलमारी में निकला है। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी सामान है आप उनसे छेड़छाड़ ना कराएं, मैं 2 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बगैर मालिक की अनुमति के नहीं तोड़ना चाहिए, अगर कोई बोल भी गया है तो लॉक को तोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने लॉक तोड़ दिया और लॉक तोड़ने के बाद वो जिस मिस्त्री ने। वहीं मुरादाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP मेरठ प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग 7 जून से 10 जून 2026 तक कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेरठ प्रांत के विभिन्न जनपदों से आए परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अभ्यास वर्ग के दौरान संगठनात्मक विषयों, छात्र हितों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और आगामी कार्य योजना को लेकर विभिन्न प्रशिक्षण एवं बौद्धिक सत्र आयोजित किए गए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दक्षता को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। समापन सत्र में राहुल शास्त्री को जिला संयोजक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। उनकी नियुक्ति के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया है कि राहुल शास्त्री के नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और छात्र हित व राष्ट्र हित से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ABVP पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभ्यास वर्ग कार्यकर्ताओं में नेतृत्व कौशल, संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही संगठन को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वहीं शामली के थाना कोतवाली क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तौफिक उर्फ भोला पुत्र रफीक निवासी आजाद चौक काजीवाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से एक निकाहनामा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 जून को मिली जानकारी के आधार पर आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने एक युवक को अपने प्रभाव में लेकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था। साथ ही पुराने निकाहनामे के आधार पर उस पर और उसके परिवार पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित युवक के पिता देवराज मलिक की तहरीर पर 6 जून को थाना कोतवाली शामली में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी शामिल की गई हैं। पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में नामजद आरोपी चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। तो कांदला थाना पुलिस ने दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान और नकदी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक 13 जून को मोहल्ला शेख जादगान निवासी गुलजार पुत्र नफीस की दुकान में अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की शिकायत पर थाना कांदला में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान थाना कांदला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का सफल अनावरण कर लिया है। वहीं कैराना पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि 12 जून 2026 की रात्रि अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला एवं क्षेत्र अधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली, जिसके पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा और 315 बोर कारतूस भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान याकूब पुत्र मीर हसन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के रूप में हुई है। वहीं शामली की थाना आदर्श मंडी पुलिस ने ट्रांसफर और राजकीय नलकूप से हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक वांछित हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से ट्रांसफार्मर कॉइल का चोरी किया गया
तांबा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मई 2026 में ग्राम सिक्का और ग्राम कैड़ी के जंगलों से कई ट्रांसफार्मरों की चोरी और मौजा भिक्की देह स्थित राजकीय नलकूप संख्या 69 NL से सामान चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इन मामलों में थाना आदर्श मंडी और थाना बाबरी में मुकदमे दर्ज कर जांच की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत थाना आदर्श मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी मोहसिन उर्फ मोहसिन पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम सिक्का को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें, 4 RC, घटना में प्रयुक्त एक हल्का मालवाहक वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान के तहत की गई। वहीं नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र में महामाया फ्लाईओवर से आगे गंदे नाले के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फरुखाबाद से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार सभी घायलों को समय रहते उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस बल की तैनाती के बाद नियंत्रित कर यातायात को सुचारू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, साथ ही आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं नोएडा में थाना सेक्टर 63 पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल साइबर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फर्जी एयरलाइंस टिकट बुकिंग के नाम पर विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी गूगल एड्स और फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन चलाकर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को निशाना बनाते थे। ये खुद को एयरलाइन प्रतिनिधि बताकर सस्ते हवाई टिकट का झांसा देते थे और लोगों से ऑनलाइन भुगतान कराकर ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में करीब 10.50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये एक संगठित साइबर नेटवर्क था जो लंबे समय से सक्रिय था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को निशाना बना रहा था। वहीं गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में एक मानसिक रूप से कमजोर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने कौशाम्बी थाना पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में लोग कौशाम्बी थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। परिजनों के अनुसार वैशाली सेक्टर 5 स्थित कल्पना सोसाइटी निवासी युवक को 16 मई को एक विवाद के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में शांति भंग की धारा 151 के तहत जेल भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था। 21 मई को रिहाई के बाद वो घर नहीं पहुंचा और लापता हो गया। परिवार का आरोप है कि इस दौरान युवक की तलाश को लेकर बार बार पुलिस से संपर्क किया गया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। परिजनों ने यह भी कहा कि शिकायत पुलिस आयुक्त कार्यालय तक पहुंचाई गई थी, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई। कुछ दिनों बाद मसूरी क्षेत्र की नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान परिजनों ने अपने लापता बेटे के रूप में की। शव मिलने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और वो कौशाम्बी थाने पहुंच गए। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक की मानसिक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया और रिहाई के बाद उसकी सुरक्षा व निगरानी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को मारपीट के मामले में हिरासत में लिया गया था और उसकी मानसिक स्थिति की जानकारी नहीं थी। फिलहाल मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई है। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 वैशाली में कल्पना में एक घटनाक्रम हुआ था, जो आपस में आस पड़ोस में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होता है। तो वहां पे हमारा एक परिवार रहता है जो वृद्ध माता के साथ रहता है और वो लड़का खुद स्वयं भी मंदबुद्धि का है। वो 40 साल का बच्चा है, लेकिन वो 20 साल की उम्र का उसमें अक्ल मतलब उसकी मानसिकता है। लेकिन वहां पे जो कुछ लोग हैं जो उसके साथ शरारती तो काम करते हैं और उसको छेड़ते हैं, जानबूझ के उसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आवारा है, ये है, वो है। तो उस बीच में उनके आपस में हाथापाई हो गई। हाथापाई हुई तो उसने भी, उन लोगों ने भी उसको मारा डंडों से। 4-5 लोगों ने मिलके मारा और वो बहुत हट्टा कट्टा लड़का था, बहुत तगड़ा लड़का था। उसने भी उनको हाथ से जो भी होता अपनी तरफ से अपनी बचाव में उसने वो भी किया। लेकिन उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा इतनी नीरसता से कार्रवाई करी गई है, इतने बहुत ही दुर्बलता से कार्रवाई करी गई है उस बच्चे के साथ। और उसको यहाँ पे मंदबुद्धि के बच्चे को थाना चौकी लाया जाता है, उसकी माँ को मिलने नहीं दिया जाता, फिर उसको एसीपी कोर्ट भेज दिया जाता है, फिर वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। सर मेरे साथ 16 तारीख को 3 पंचर वालों ने मेरे लड़कों को मारा, पीटा गेट पे, और वो 16 तारीख को यहाँ थाने में लाए हैं। 17 तारीख को हम यहाँ आई, मेरी बेटी दामाद, और इन लोगों ने मेरी बेटी दामाद को मिलने भी नहीं दिया और इतना मारा इन्होंने यहाँ से। फिर यहाँ से इन्होंने उसको जेल भेज दिया। फिर हम ये वहाँ से हमारे पास फोन आया हॉस्पिटल से, मेरी बेटी दामाद हॉस्पिटल भी गए हैं। ये वो हॉस्पिटल में भी मेरा लड़का वहाँ भी मेरे को नहीं मिला। 27 तारीख को मैं गाजियाबाद जेल वहाँ गई, थाने गई।
मैंने वहां से वहां वो अपने दरखास्त लगाई, अर्जी लगाई कि मेरे बच्चा वहां से छोड़ा जाए, मेरा कोई नहीं है, मैं कैंसर की बीमार हूँ, मेरा वही बचा रहेगी। वहां वालों ने यहाँ फोन करा। वहीं ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पहुंचकर कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्षेत्र में जगह जगह गहरे गड्ढे और खुले नाले बने हुए हैं, जिनके कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र लगातार दुर्घटनाओं के जोखिम में रहता है। फिलहाल ग्रामीणों ने मांग की है कि खुले नालों को ढका जाए और सड़कों की मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।